हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 10 अध्याय 3 धातु एवं अधातु का बचा हुआ पार्ट लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण, और इन्हीं रासायनिक गुण में आज हम बचे हुए रासायनिक गुण करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो आप इसको समझ पाएंगे, और जब आप इसे समझ पाएंगे तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, धातु एवं अधातुओं की अभिक्रिया। बच्चों, आज हम जानेंगे कि धातु अधातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। इसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे, कुछ धातु एवं अधातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने से पहले बच्चों, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि परमाणु के मध्य में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कोश में स्थित होते हैं, कोश में ये चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों, जो प्रोटॉन की संख्या है किसी परमाणु के नाभिक में वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये संख्या कहलाती है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। जैसे ये सोडियम है, सोडियम धातु है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। ऐसी मैग्नीशियम धातु का परमाणु क्रमांक 12 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होंगे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 13 होंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अब ये परमाणु संख्या है 11, जैसे सोडियम का हमने लिया 11 है, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन कोश में किस तरीके से बटे होते हैं, ये देखिए। के कोश में, जो कि नाभिक के पास वाला कोश है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8, एम में भी 8 होते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो के में 2, एल में 8, 8 और 2 10। 11 था परमाणु क्रमांक, 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन तो ये 2 कोश में आ गए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, तो वो एम कोश में आ गया। यानी कि इसका जो बाहरी कोश है, बाहरी कोश जिसको संयोजकता कोश भी कहते हैं, ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। और ये संयोजकता कोश को पूर्ण करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसका अष्टक पूर्ण होगा। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण करे, और या फिर अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग के अपना अष्टक पूर्ण करे। तो 7 इलेक्ट्रॉन को लेने में तो बहुत एनर्जी भी चाहिए, इसीलिए इसके लिए सही विकल्प क्या है कि ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देता है। और अपना जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो जो इससे पहले वाला कोश है एल, ये अब संयोजकता कोश हो जाएगा, और ये संयोजकता कोश हो जाएगा, और ये इसमें तो 8 है ही है, तो यानी कि इसने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो देखिए, इसी तरीके से मैग्नीशियम में 12 है, पहले में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10। तो कितने बचे, अब 10 यहां आ गए, 12 थे टोटल तो 2 बचे। इसको अपना कोश पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 ले नहीं पाएगा तो ये कितने त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का है 13, पहले में 2, 8, 8 और 2 10। तो आखिर वाले में संयोजकता कोश में कितने बचे, 3। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो हम धातु के बारे में कह सकते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो बच्चों, ये जो धातु हैं ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे तो इसमें प्रोटॉन तो कितने होंगे, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10। इसीलिए इन पर एक क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। अब बात करते हैं अधातु की, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइड। इन सब में कितने हैं, जैसे नाइट्रोजन का है 7, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 7 है। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले में 2 आ गए, दूसरे में 5। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3।
तो ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेगा, तब इसका अष्टक पूर्ण होगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 8 होता है, तो पहले कोश में 2, दूसरे में 6। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसी तरीके से क्लोरीन है, इसका 17 होता है, और पहले में 2, दूसरे में 8, और 8 और 2 10, कितने बचे? 7। अब इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए? इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अधातु के बारे में हम कह सकते हैं कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं? ऋणायन बनाती हैं। और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। अब इसी को हम और एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। ये देखिए NaCl का उदाहरण लेकर के हम इसको समझते हैं। NaCl में Na सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 8 1। यही तो था हमने पीछे देखा था, पहले कोश में 2 थे, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और त्याग करके किसमें बदल जाएगा? धनायन में, Na+ आयन में ये बदल जाएगा। इसी तरीके से क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1, यानी पहले कोश में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा? क्लोराइड आयन बना लेगा, Cl-, और इसका अष्टक ये पूर्ण हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। ठीक, और इसका इधर Na+ का कितना हो जाएगा? 2 और 8। इसको अब देखिए हम इस तरीके, जब ये सोडियम और क्लोराइड जब ये आपस में मिलकर के, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड NaCl बनाएंगे, तो देखिए Na की संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और इसकी संयोजकता कोश में कितने हैं? 7। तो ये हमने 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है, और इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन अब इसे दे देगा, तो ये Na+ आयन बना लेगा, यानी सोडियम का धनायन बना लेगा। और ये Cl है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने लिया है, तो ये क्या करेगा? ये क्लोराइड ऋणायन बना लेगा। तो ये Na+ Cl-, ये आपस में मिलकर के NaCl बन जाएगा। तो बच्चों, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। इन दोनों के बीच में क्योंकि अपोजिट चार्ज है, इस पर प्लस और इस पर ये माइनस, तो ये आपस में आकर्षित रहते हैं, और इनके बीच में स्थिर विद्युत बल उत्पन्न होता है, जिससे ये बंध जाते हैं। और ध्यान देने की बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का एक समुच्चय है, यानी कि एक सेट है। तो हमने देखा किस तरीके से NaCl का निर्माण हुआ। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, या क्या हुआ है? Na धातु है और Cl अधातु है, तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। अब आप आयनिक यौगिक समझ गए क्या है? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो NaCl क्या है? ये एक आयनिक यौगिक है या एक विद्युत संयोजक यौगिक है। तो हम समझ गए आयनिक यौगिक क्या होते हैं और विद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं। अब आते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आइए जानते हैं आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। अब ये हमने जाना बच्चों कि इनमें धन और ऋणावेश जो होते हैं, इनके बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा ये आपस में बंधे रहते हैं, और इसकी वजह से ये कैसे होते हैं? ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। अब क्योंकि ये ठोस हैं, कठोर हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। मतलब इनको गलाने के लिए
ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। स्थिर विद्युत बल को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ज्यादा ऊष्मा या ज्यादा हीट की जरूरत होती है इनके विद्युत बल को तोड़ने के लिए। तीसरा है, ये जल में घुलनशील होते हैं और केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। तो बच्चों ये जल में तो घुल जाते हैं आसानी से, लेकिन केरोसिन, मिट्टी का तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में ये अविलेय होते हैं, यानी कि घुलते नहीं हैं। अगला है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ठोस अवस्था में इनके जो आयन हैं वो स्वतंत्र नहीं हो पाते, और जब वो स्वतंत्र नहीं होंगे तो विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा। लेकिन गलित अवस्था में या फिर इनके जलीय विलयन में आयन फ्री हो जाएंगे। Na+ और Cl- आयनों में, जैसे NaCl है मान लीजिए, वो गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा, और आयनों के टूटते ही, आयनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि विद्युत का चालन केवल आयनों के कारण ही हो सकता है, और ये आयन गलित अवस्था में या उनके जलीय विलयन में ही हमें मिलते हैं, और गलित अवस्था में और जलीय विलयन में आयन होने के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। तो ये है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आगे चलते हैं, धातुओं की प्राप्ति। धातु कैसे मिलती हैं, इसको समझने से पहले हम ये कुछ चीजें समझेंगे। सबसे पहले खनिज। खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में, अब बच्चों भूपर्पटी क्या होती है? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, जो लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक होती है, जो अपर लेयर से बिल्कुल 30 से 35 किलोमीटर गहराई तक ये भूपर्पटी कहलाती है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। खनिज क्या है? जो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक पाए जा रहे हैं उनको हम खनिज कहते हैं। अब आता है अयस्क। अयस्क क्या है? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, यानी कि खनिज तो काफी हैं, लेकिन ऐसे खनिज जिनसे हमें धातु ज्यादा मात्रा में मिले और सरलता से और कम लागत पे, यानी कम खर्चे पर प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो ऐसे खनिज अयस्क कहलाते हैं। मतलब वह खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से एवं कम लागत में हो, अयस्क कहलाते हैं। तो हमने जाना खनिज क्या होते हैं, फिर अयस्क क्या होते हैं। अब अयस्क से धातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने को हम धातु कर्म या मेटलर्जी कहते हैं। मतलब अयस्क से धातु किस तरीके से प्राप्त की जाती है और उसको किस तरीके से शुद्ध किया जाता है, ये सारा प्रक्रम क्या कहलाता है? धातु कर्म या मेटलर्जी कहलाता है। अब देखिए बच्चों, ये हमने ये कुछ धातुएं दी गई हैं और उनके कुछ अयस्क दिए हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैग्नेसाइट है, ये किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। कैलेमाइन किसका अयस्क है? जिंक का। गैलेना किसका अयस्क है? लेड का। जैसे ये पूछ लिए जाते हैं कि लेड के अयस्क का नाम बताइए, तो गैलेना। कॉपर ग्लांस किसका है? कॉपर का। जैसे ये कॉपर ग्लांस किसका अयस्क है? 3-4 विकल्प दे दिए, कॉपर का, जिंक का, आयरन का। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? कॉपर। इसी तरीके से आयरन का अयस्क बताइए, तो हेमेटाइट। या ये पूछा जा सकता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, सिल्वर का अर्जेंटाइट, कैल्शियम का जिप्सम। तो ये कुछ धातुओं के अयस्क दिए गए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब ये इनके रासायनिक सूत्र दिए हैं। जैसे मैग्नेसाइट का होता है MgCO3, कैलेवाइन का ZnCO3, और इसका गैलेना का PbS, कॉपर ग्लांस का Cu2S, हेमेटाइट का Fe2O3, बॉक्साइट का Al2O3 2H2O, अर्जेंटाइट का Ag2S और जिप्सम का CaSO4 2H2O। अब इनका रूप क्या है? रूप इनका और अभी आगे समझ में आएगा, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं क्योंकि इस पे CO3 ग्रुप लगा है तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है। ये इसका कौन सा अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क। तो ये भी इसका कार्बोनेट है। अब इसमें क्योंकि सल्फर जुड़ा है तो ये सल्फाइड अयस्क है दोनों। अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है तो ये दोनों ऑक्साइड हैं। इसी तरीके से इसमें सल्फर जुड़ा है तो ये सल्फाइड अयस्क है। और इसमें SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट। तो ये कैसा है? सल्फेट अयस्क है। तो बच्चों आपको
वीडियो पसंद आ रही है और क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण, मतलब अयस्क से अब शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करें। इसके निम्न चरण होते हैं। नंबर 1 अयस्कों का समृद्धिकरण, नंबर 2 धातुओं का निष्कर्षण और नंबर 3 धातुओं का परिष्करण। ये क्या क्या होते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है? देखिए, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में, जो हमने पृथ्वी से अयस्क प्राप्त करे हैं, उनमें मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं और इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो बच्चों, अयस्कों से धातु प्राप्त करने से पहले इन अयस्कों का शुद्धिकरण आवश्यक है। इन अयस्कों से गैंग को अलग करना बहुत जरूरी है, तभी हम इससे आगे धातुएं प्राप्त कर पाएंगे। तो अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती हैं। मतलब अयस्कों से अगर हमें गैंग को हटाना है और गैंग को हटाने के लिए हम अलग अलग प्रक्रियाओं का चयन करते हैं और वो किस पर निर्भर करती हैं? अयस्क और गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर। और इनको पृथक करने के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती हैं। इसके लिए इनको धोकर, पानी से धोकर या फिर चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा या कई इसकी विधियां होती हैं जो इसमें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण। अयस्क को शुद्ध करने के बाद में अब उनसे धातु कैसे निकालेंगे? तो धातुओं के निष्कर्षण से पहले बच्चों, यहाँ आपको कुछ चीज बताना चाहते हैं। सक्रियता श्रेणी हमने अभी इसी चैप्टर में पीछे पढ़ी है कि धातुओं को उनके घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में अरेंज करने पर एक सीरीज बनाई, एक सूची बनाई, जिसको क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मतलब इसमें धातुओं को ये अरेंज किया गया है इनकी घटती अक्रियाशीलता के क्रम में। सबसे ऊपर धातु हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील हैं, बीच वाली मध्यम क्रियाशील हैं और सबसे नीचे वाली बहुत कम क्रियाशील धातु होती हैं। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। बच्चों, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है नीचे वाली धातु, तो ये क्या है? ये कम अभिक्रियाशील है तो किसी से अभिक्रिया नहीं करती, तो ये मोस्टली स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, जैसे Ag, Au और कॉपर। लेकिन कॉपर और Ag, Cu और Ag ये स्वतंत्र रूप के साथ साथ सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। ये फ्री अवस्था में भी, स्वतंत्र रूप में भी पाई जाती हैं और सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी पाई जाती हैं। अब बात आती है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाई जाने वाली धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। और बच्चों, जो ऊपर की धातु हैं, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, इसीलिए अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये किसी न किसी के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं, इसीलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। अब जो बीच वाली धातु है, मध्यम वाली धातु है, ये सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातु हैं, ये ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। बच्चों, सक्रियता श्रेणी के जो मध्य की धातु हैं, ये जो पाई जाएंगी, ये किस रूप में पाई जाएंगी? ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी। तो अब हम इन तीनों श्रेणियों में पाई जाने वाली धातुओं का निष्कर्षण अलग अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातुएं थी, उनको कैसे उनका निष्कर्षण करते हैं? निष्कर्षण मतलब उनको किस तरीके से अयस्कों से प्राप्त करते हैं धातुओं को। तो देखिए, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील हैं, इसीलिए इनके जो ऑक्साइड हैं उनको हम केवल गर्म करके ही धातु प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण है सिनावर। सिनावर क्या है? ये मरकरी यानी Hg का एक अयस्क है। ये क्या है? सिनावर मरकरी का अयस्क है और इसका सूत्र क्या होता है? Hg
एस। ये कैसा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है मरकरी का। एस लगा हुआ है तो पता चल रहा है कि ये मरकरी का सल्फाइड अयस्क है, जिसको सिनावार कहते हैं। अब जब हम इस मरकरी के अयस्क को वायु में गर्म करेंगे तो पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए, सिनावार को जब वायु में गर्म किया तो ये क्या करेगा? ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा और प्लस SO2 गैस बनाएगा। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब पुनः गर्म करेंगे तो ये अपचयित होकर के मरकरी धातु प्रदान करेगा। तो ये 2HgO, जब इसको गर्म करेंगे तो ये 2Hg मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस बनाएगा। इसी प्रकार Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरीके से Cu2S के रूप में जो कॉपर है उसको हम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? इसको केवल गर्म करके ही प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, इसको भी समीकरण के द्वारा समझते हैं। 2Cu2S प्लस 3O2, जब हम इसको वायु में गर्म करेंगे यहाँ पे तापन, तो क्या होगा? ये 2Cu2O प्लस 2SO2 यानी कि कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। और फिर इसको कॉपर ऑक्साइड को फिर से गर्म करेंगे हम दोबारा Cu2S के साथ, तो ये क्या होगा? तो ये कॉपर धातु बना लेगा 6Cu प्लस SO2। इस तरीके से हमने देखा कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातु हैं, कम अभिक्रियाशील होने के कारण इनका निष्कर्षण केवल धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर ही हो जाता है। मतलब धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही हमें धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। अब आती है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। मतलब जो धातुएं सक्रियता श्रेणी के मध्य में होती हैं उनको कैसे हम प्राप्त करेंगे, उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो मध्य में कौन सी धातु हैं? आयरन, जिंक, लेड आदि। और प्रकृति में ये किस रूप में मिलती हैं? अभी हमने ऊपर जाना था कि प्रकृति में ये सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। अब बच्चों, सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। मतलब सल्फाइड या कार्बोनेट से अगर हम प्राप्त करें, उसकी तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना ये ज्यादा आसान प्रक्रिया है। तो हम क्या करेंगे? पहले सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को पहले हम उसको ऑक्साइड में बदल लेंगे। ठीक, तो इसको आगे समझते हैं। अब देखिए, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलना है। तो देखिए, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन। बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है कि भर्जन क्या है, या भर्जन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या भर्जन को उदाहरण सहित बताइए। तो आप यहां से इसे लिख सकते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2ZnS, जब हमने ये जिंक सल्फाइड लिया और इसको वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पे गर्म किया तो ये किसमें बदल गया? ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस में बदल गया। तो इसमें क्या हुआ है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये किसमें बदल गया है? ऑक्साइड में। ये देखिए, ऑक्साइड में बदल गया है। अब कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलेंगे। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइड में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। ये भी पूछ लिया जाता है, निस्तापन क्या है? इसको भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ZnCO3, ये क्या है? जिंक कार्बोनेट, यानी कि जिंक का ये कार्बोनेट अयस्क है। जब इसको वायु में इसको गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ZnO में बदल जाएगा ये, यानी कि जिंक ऑक्साइड और प्लस CO2 गैस में बदल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है? निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क जो है वो सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से किस में बदल गया है? ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो गया है। तो हमने क्या करा था बच्चों? जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में धातुएं थी
और जो सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जा रही थी, तो पहले उनके सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित कर लिया। अब क्या करेंगे आगे? अब धातु ऑक्साइड का अपचयन, यानी कि अब हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब इससे धातु कैसे प्राप्त करेंगे? इससे धातु अपचयन के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या करेंगे? कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करेंगे और इससे धातु ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड है, जब इसकी कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? Zn यानी कि जिंक में और प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये भी देखिए बच्चों, ये किस तापन के द्वारा यानी कि गर्म करने से ये जिंक ऑक्साइड, इसमें देखिए बच्चों क्या हुआ है? धातु ऑक्साइड का इसमें अपचयन हुआ है। अपचयन हम पीछे समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन का लॉस यानी ऑक्सीजन की कमी, ये क्या कहलाती है? अपचयन। तो देखिए ZnO इसका अपचयन हुआ है, इसने ऑक्सीजन त्याग के ये किस में बदल गया? जिंक धातु में बदल गया। हमें अब धातु प्राप्त हो गई। अब धातु को प्राप्त करने के लिए अपचयन के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो अपचयन के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने में किया जा सकता है, लेकिन ये क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। लेकिन बच्चों, जब अगर हम धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे तो ये क्रिया कैसी है? बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी है, यानी कि इसमें इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। मतलब ये जो ऊष्मा निकलेगी इसमें वो इतनी अधिक होगी कि धातुओं को गला देगी, यानी कि धातुएं हमें कैसे मिलेंगी? गलित अवस्था में मिलेंगी। लेकिन इसको देखिए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ये देखिए Fe2O3 है आयरन ऑक्साइड। जब ये 2Al एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करेगा तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा? क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में आयरन से ऊपर है, तो ये आयरन को उसके ऑक्साइड्स, आयरन को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो देखिए ये आयरन को यहाँ से हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। ये देखिए आयरन को इसने उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया और Al2O3 बन गया। और इसमें क्या उत्पन्न हुई? बहुत सारी ऊष्मा, और ये ऊष्मा इतनी ज्यादा मात्रा में होगी कि ये जो आयरन प्राप्त हुआ है ये गलित अवस्था में प्राप्त होगा। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बच्चों, रेल की पटरी को जोड़ना है या मशीनी पुर्जों की दरारें हैं उनको जोड़ने के लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो आयरन है वो गलित अवस्था में प्राप्त होगा और गलित अवस्था में इन दरारों को आसानी से भरा जा सकता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये पूछा जाए थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है तो आप बता देंगे कि आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण ये ऊपर दिया हुआ है। अब हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। बच्चों, जो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे ऊपर होती हैं उनका निष्कर्षण हम किस प्रकार से करते हैं? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातुएं होती हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम आदि। ये धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। बच्चों, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुएं हैं ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। तो हम इनके ऑक्साइडों का कार्बन के द्वारा अपचयन करके प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरीके से जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में धातु आ रही थी उनको हमने प्राप्त किया था। कैसे किया था? उनके ऑक्साइडों को कार्बन के द्वारा अपचयित कर दिया था, लेकिन उस तरीके से हम इन धातुओं को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन धातुओं की बंधुता जो होती है वो कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है
तो इनकी जो बंधुता है वो कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, इसीलिए इनके ऑक्साइडों का अपचयन नहीं किया जा सकता। तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। उदाहरण, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कोई से गलित क्लोराइड ले लेंगे, मतलब इसके क्लोराइड लवण ले लेंगे गलित अवस्था में, और उसका जब विद्युत अपघटन करेंगे, यानी कि जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होगा कि कैथोड पर जो कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है उस पर तो धातुएं निक्षेपित होंगी, और जो एनोड है यानी कि धनावेशित इलेक्ट्रोड है उस पर क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। तो ये देखिए, ये कैथोड पे सोडियम धातु बनी है और एनोड पे क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ है। इस प्रकार हम सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। अब आता है धातुओं का परिष्करण। ये क्या है? ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। हमने जो ऊपर विभिन्न अपचयन के द्वारा धातुएं प्राप्त करी हैं, ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, बल्कि इसमें अपद्रव्य यानी अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। अतः धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि है वो क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण है। सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? विद्युत अपघटनी परिष्करण। अभी विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, आइए समझते हैं। कॉपर, जिंक, टिन, ये कॉपर है, निकिल है, जिंक है, और ये ऑरिक यानी कि सोना है, और सिल्वर आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं? इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। ये देखिए, ये अशुद्ध धातु जो है उसका क्या बनाएंगे? एनोड। ये एनोड बना दिया अशुद्ध धातु का, और जो शुद्ध धातु का कैथोड बनाएंगे, और ये कैथोड एनोड की अपेक्षा काफी पतला रखेंगे। और धातु का जो लवण का विलयन है इसको विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग करेंगे। ये देखिए, ये हमने वो लिया है, इसमें विद्युत अपघटय भर दिया है। इसमें विद्युत अपघटय के रूप में धातु के लवण का विलयन ले लेंगे। जैसे इसमें लिया है कॉपर सल्फेट का विलयन, तो ये कॉपर धातु के लवण का विलयन है, इसको विद्युत अपघटय के रूप में हमने लिया है। और फिर इसको इस तरीके से ये जोड़ देंगे, इसको ये कुंजी से होते हुए इस तरीके से इसको बैटरी से जोड़ देंगे। अब देखिए, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? विद्युत अपघटय से धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है। जो एनोड की अशुद्ध धातु थी वो कहाँ घुल जाती है? विद्युत अपघटय में घुल घुल करके विद्युत अपघटय में मिल जाती है। और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। ये देखिए, ये जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड से जो अशुद्ध धातु होगी वो घुल घुल के किसमें मिल जाएगी? विद्युत अपघटय में। और विद्युत अपघटय से उतनी ही धातु, शुद्ध धातु, वो कैथोड पर इकट्ठी होती जाएगी। और शुद्ध धातु विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, और जो विलेय अशुद्धियां हैं वो विलयन में रह जाएंगी। जो विलेय या घुली हुई अशुद्धियां हैं वो विलयन में रह जाएंगी, और जो अविलेय अशुद्धियां हैं वो एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये एनोड है, इसकी तली में जो अशुद्धियां हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, और इनको हम क्या कहेंगे? ये अविलेय अशुद्धियां हैं, ये इकट्ठी हो गई हैं एनोड के नीचे तली में, इनको हम एनोड पंख कहते हैं। तो इस तरीके से विद्युत अपघटन के द्वारा हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। अब ये देखा बच्चों आपने किस तरीके से अयस्क से शुद्ध धातुएं प्राप्त हुई। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक संचारण। संचारण क्या होता है इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है,
और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मतलब जब कोई धातु अगर वायु के संपर्क में आती है, अम्ल के संपर्क में आती है या नमी के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। नंबर 1, लोहे में जंग का लगना। ये तो बच्चों आप जानते ही हैं कि अगर हम लोहे को कुछ समय के लिए खुले स्थान पर छोड़ देंगे वायु में और नमी में तो क्या होगा, इसके ऊपर एक लाल सी भूरी सी परत जमने लगेगी जिसे हम लोहे का जंग लगना कहते हैं। तो ये क्या है, ये इसका संक्षारण है लोहे का। इसी तरीके से जो सिल्वर की वस्तुएं हैं ये क्या हो जाती हैं, ये भी काली पड़ जाती हैं। तो सिल्वर की वस्तुओं का सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण काला पड़ जाना। और ये काली क्यों पड़ती हैं, ये सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण। कॉपर धातु है, कॉपर धातु की आर्द्र CO2 से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है जिस कारण इस पर हरी परत चढ़ जाती है। मतलब कॉपर का संक्षारण कैसे दिखता है, में हरी परत के रूप में दिखता है। और ये हरी परत किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की। कॉपर कार्बोनेट की हरी परत होती है। और ये कॉपर कार्बोनेट बनता कैसे है, जब कॉपर वायु की आर्द्र CO2 से अभिक्रिया करता है तो ये कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो ये हमने विभिन्न धातुओं का संक्षारण देखा, किस तरीके से विभिन्न धातुएं संक्षारित होती हैं। अब संक्षारण से सुरक्षा किस तरीके से करते हैं, पेंट लगाकर। आपने देखा है कि धातु से बनी हुई वस्तुओं को हम पेंट कर देते हैं या फिर तेल लगाकर, उसमें तेल भी लगा देते हैं, या ग्रीस लगाकर, या फिर ग्रीस लगाकर उनको हम जंग आदि से बचाते हैं, या यशद लेपन या फिर मिश्र धातु बनाकर। अब ये क्या होते हैं, यशद लेपन और मिश्र धातु, आइए समझते हैं। यशद लेपन, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी कि जिंक जेडन की पतली परत चढ़ा देते हैं। और पतली परत चढ़ाने की विधि है, ये क्या कहलाती है, ये यशद लेपन कहलाती है। तो अब समझ गए यशद लेपन क्या है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है, तो इस विधि को हम यशद लेपन कहते हैं। अब जानते हैं मिश्र धातु क्या है। मिश्रात्वन, देखिए बच्चों, जो धातुएं होती हैं कभी कभी ये अपने शुद्ध रूप में इतनी उपयोगी नहीं होती। इनमें हम कुछ चीजें मिला करके उनको और ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं और इसको मिश्रात्वन कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं। शुद्ध लोहा, शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है और हमें अपने जिस कार्य के लिए इसकी जरूरत है हम इसके लिए उपयोग नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, लोहा में कार्बन मिला देते हैं जिससे ये कठोर तथा प्रबल हो जाता है। और अगर लोहे में हम क्रोमियम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टेनलेस इस्पात। और ये कैसी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी और इस पे जंग नहीं लगती। तो धातुओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम इसका मिश्रात्वन करते हैं। अब आइए समझते हैं मिश्र धातु क्या होती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हम मिश्र धातु कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिल करके क्या बनाती हैं, मिश्र धातु, इनका समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब जब इससे नई धातु बन जाए तो इसके जो अवयव हैं उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो अलग अलग नहीं दिखाई देते, बाहर से दिखने पर अलग अलग नहीं दिखते। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। इसमें यदि एक धातु पारद यानी पारा है, Hg मरकरी है, तो फिर ये मिश्र धातु क्या कहलाती है, अमलगम। अगर मिश्र धातुओं में दो धातुओं में से एक धातु पारा है तो इस मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। अब ये देखिए, ये कुछ मिश्र धातुओं के ये उदाहरण दिए हैं। ये मिश्र धातु, ये देखिए पीतल है। पीतल किस किस से मिलकर बनती है, तांबा और जस्ते से। और इसका उपयोग क्या है, बर्तन, तार, वाद्ययंत्र, सजावट की वस्तुएं आदि बनाने में किया जाता है। इसी तरीके से कांसा है। कांसा तांबा और टिन के मिलने से बनता है और इसका कांसे का उपयोग कहाँ करते हैं, सिक्के बनाने में, घंटे, मेडल तथा गहने बनाने में करते हैं। अगली है सोल्डर। ये क्या है, ये सीसा एवं टिन की मिश्र धातु है। ये सीसा और टिन को मिला करके बनाई जाती है।
और ये विद्युत परिपथों में टांका लगाने के काम आती है। जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें ये रिपेयरिंग के काम आती है। अगला है स्टेनलेस स्टील। ये लोहा, क्रोमियम और निकेल इन तीनों को मिला करके बनती है। और स्टेनलेस स्टील के क्या बनते हैं? बर्तन, उपकरण और छुरी कांटे आदि बनाए जाते हैं। तो बच्चों, जो शुद्ध धातु की अपेक्षा इनकी जो मिश्र धातु हैं, इनकी विद्युत चालकता तथा गलनांक कम हो जाते हैं। तो मिश्र धातु हैं, इनके शुद्ध धातु की अपेक्षा गलनांक और चालकता कम हो जाती है। जैसे कि ताम्र और टिन की मिश्र धातु क्या है? कांसा। जैसे कांसा किससे मिलके बनी है? तांबे से और टिन से। लेकिन और ये कांसा क्या है? विद्युत की कुचालक। ये कांसा है, तांबे और टिन से मिलके बना है, और ये विद्युत का क्या है? ये कुचालक है। मतलब ये विद्युत को इसके थ्रू पास नहीं हो सकती। लेकिन जो तांबा था अकेला, वो क्या करता था? उसका उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। तांबे का उपयोग तो विद्युतीय परिपथ या तार आदि बनाने में किया जाता है। लेकिन जब इसको टिन के साथ मिला के कांसा बना लिया तो ये क्या है? ये विद्युत का कुचालक है। तो बच्चों, ये थी मिश्र धातु। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। और बच्चों, आपको चैप्टर कैसा लगा? समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।